मेटल एंड नॉन मेटल की अगर हम बात करें, जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 8 में, तो उसमें सबसे पहले आते हैं हम बात करते हैं सब्सटेंसेस की, जो कि क्या होते हैं, पदार्थ। मतलब जो आपके आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वाटर या पानी, जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, काफ़ी यूज़ है वाटर का। दूसरा आपका कॉमन सॉल्ट, जो भी आपकी लाइफ में काफ़ी यूज़ है। कॉमन सॉल्ट मतलब नमक, जो आप जनरली सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं स्वाद के लिए। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये किसके बने होते हैं? ये मेड अप ऑफ होते हैं एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तत्व। अगर मैं एलिमेंट्स को बोलूँ जो हो गया तत्व, तो एलिमेंट्स के बने होते हैं। अब एलिमेंट्स कितने हैं अगर हम देखें, तो हमारे जो नॉर्मली एनवायरनमेंट या नॉर्मली अभी तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, वो टोटल एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स। ठीक है। तो इन 118 एलिमेंट्स को दो टाइप में बांटा गया है, जो कि एक तो नेचुरली अकर होते हैं, मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। और एक होते हैं आपके मैन मेड या सिंथेटिक, सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज का मतलब होता है जो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में तैयार किए जाए। ठीक है। या मैन मेड, जो प्रयोगशाला में मतलब कौन, जो बनाए गए। तो नेचुरली जो अकर हुए हैं वो 92 एलिमेंट्स हैं, और जो आपके सिंथेसाइज्ड हैं वो आफ्टर 92, मतलब 92 के बाद जो बनाए गए वो सब सिंथेसाइज्ड है। मतलब अगर मैं देखूं 118 में ऐसा 92 अगर माइनस कर दोगे, तो जितने एलिमेंट्स बचे वो क्या है आपके सिंथेसाइज्ड। ठीक है। तो यहां लिख देता हूं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मतलब बचे हुए सभी एलिमेंट्स जो क्या है वो सिंथेसाइज है, मतलब बनाए गए। ठीक है। अब एलिमेंट्स जो हैं उनको कैरेक्टराइज किया गया ब्रॉड लेवल पे। देखो जनरली आप देख सकते हो, पदार्थ को हम तोड़ सकते हैं केमिकली, फिजिकली, या आप किसी भी तरीके से सब्सटेंसेस को तोड़ सकते हो, मतलब डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपने क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है कि नया पदार्थ, पुराने पदार्थ को आप तोड़ के, मरोड़ के या कुछ भी करके एक नया पदार्थ बनाओ। ठीक है। ऐसा तो है ही नहीं कि तरोड़ तोड़ मरोड़ के मतलब पानी को हाथ में लो और उसको घुमा दो, ऐसा नहीं है। मतलब केमिकली या फिजिकली आप उसको क्या करो, नया पदार्थ बनाओ। तो उसको सब्सटेंसेस। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते, मतलब नया पदार्थ नहीं बना सकते या नई चीज नहीं बना सकते, तो उसको कहा जाता है एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, सिंपली भाषा में अगर बोलूं, तो एलिमेंट्स किन्हें कहेंगे आप, कि those type of substances which are not broken by heating or cooling by or by chemical or by physical। मतलब रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, या फिर आप उसको गर्म करके या ठंडा करके आप उसको क्या नहीं कर सकते, किसी नए पदार्थ में या नए चीज में नहीं बदल सकते, तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स। वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। जबकि सब्सटेंसेस को आप कर सकते हो, जैसे कि आपने सिंपल सी एग्जांपल है जो घर का ही है, दूध का दही बनना। अगर मैं बोलूं दूध मतलब मिल्क, आप जब मिल्क से कर्ड बनाते हो, मिल्क से कर्ड जब बनाते हो, तो मिल्क क्या है? सब्सटेंसेस है, पदार्थ है, जिससे आपने क्या बनाया? कर्ड बनाया। तो ये केमिकल चेंज होता है, इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जो आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो अब एलिमेंट्स को कैरेक्टराइज किया गया, कैटेगराइज किया गया। अगर इसकी कैटेगरी लिखूं, तो एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को आप ऐसे थोड़ी ना इंडिविजुअल एलिमेंट्स का सबका अलग अलग याद रख सकते हो। आपने कैटेगरी बनाई उसको मेमोराइज करने के लिए, उसको याद करने के लिए। तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमने लिखा मेटल, कि एलिमेंट जो है वो मेटल है। दूसरा आपने बोला नॉन मेटल, कि कुछ मेटल है कुछ नॉन। तो इससे क्या इजी हुआ कि हम एक मेटल की अगर प्रॉपर्टी याद है तो सभी मेटल्स की हमें प्रॉपर्टी जो उसके गुण है वो याद हो जाएंगे। एक नॉन मेटल की याद है तो सभी नॉन मेटल की, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम होगी ना। तो एलिमेंट्स को हमने कैटेगराइज किया, मेटल, नॉन मेटल। और थर्ड पार्ट जो था वो आपका था मेटलॉइड्स, जो हमारे इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मेटलॉइड्स। ठीक है। तो इन 3 कैटेगरी में आपको, ब्रॉड कैटेगरीज में आपने इसको डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब सबसे पहली बात आती है कि 118 एलिमेंट्स में से कितने मेटल थे, कितने नॉन मेटल थे और कितने मेटलॉइड्स थे। तो अप्रोक्स अगर मैं बोलूं, तो आपके मेटल जो थे वो अप्रोक्स 90 एलिमेंट्स जो थे वो मेटल थे। 90 एलिमेंट्स आपके क्या थे? मेटल। और 22 एलिमेंट्स जो थे वो नॉन मेटल। 22 एलिमेंट्स जो थे वो नॉन मेटल थे, और कुछ मेटल जो थे वो मेटलॉइड्स थे। तो अराउंड ये मान लो आपकी मेटलॉइड्स कितने होंगे,
90 और 22 कितने हुए आपके, ये हो गए 90 प्लस 22 अगर आप करोगे तो 112 हो गए। तो 6 या 7 एलिमेंट जो है वो आपके क्या है, मेटलोइड्स है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं उनमें से। ठीक है, मतलब जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं उन एलिमेंट्स में से मैं बात कर रहा हूँ कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या है, मेटलोइड्स। हमारा जो टॉपिक है वो मोस्टली डिपेंडेंट है मेटल एंड नॉन मेटल में। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, तो अब आपकी बुक में एक टेबल दी गई है कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स की। ठीक है, आप एक बार उन्हें लर्न करें। ठीक है, उन्हें सीखें कि क्या टेबल में मतलब क्या है। ठीक है, कौन कौन से सिंबल है, कुछ मैं नॉर्मली यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि जो सिंबल है मेटल के वो हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC करके। ठीक है, उसके थ्रू ये सिंबल्स को दिया जाता है। और एक चीज और यहाँ बताऊंगा कि यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जो मेटल और नॉन मेटल में एलिमेंट्स को जो कैटेगराइज किया गया था, तो एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था एंटोनी लोइबोइजर, और उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपसे कोई पूछ ले फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, मतलब रसायन के पिता, जैसे हमारे भारत देश के पिता कौन है, महात्मा गांधी, वैसे ही फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब महात्मा गांधी कौन है, फादर ऑफ नेशन, वैसे ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, एंटोनी लेवोइजर। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये अलग से लिखाया है मैंने, जो कि जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, कैटेगराइज किया था। ठीक है, अब सिंपल सी चीजें हम बात करते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोइजर है। तो आपकी बुक में कुछ मेटल्स दी गई है और कुछ नॉन मेटल्स दी गई है, इन्हें आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है कि जनरली एक पॉइंट याद रखना, नोट लिख देता हूं यहां पर नोट में, कि ऑल मेटल्स एग्जिस्ट। ठीक है, ऑल मेटल एग्जिस्ट इन ए सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम, मरकरी एंड गैलियम। ठीक है, विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये पॉइंट याद रखना कि जनरली जो मेटल होती है सॉलिड, जैसे आपने बहुत सी मेटल देखी है, गोल्ड देखा होगा, गोल्ड मेटल है। ठीक है, आपके बुक में एक टेबल दी गई है, उसमें कुछ मेटल्स दी गई है। गोल्ड आपने देखा है, सबके घर में गोल्ड होता ही है। सिल्वर आपने देखा है, आयरन की रोड्स आपने देखी है, क्या वो आपकी लिक्विड में है, मेटल तो सॉलिड ही है ना। आपने पत्थर देखा होगा, जो चूना पत्थर जिसे हम कहते हैं, घर में पहले जो क्या कहते थे चूने की पुताई की जाती थी, तो चूना पत्थर लाते थे, वो भी क्या है, मेटल ही है। ठीक है, तो काफी चीजें आपने देखी है जो मेटल है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम, कई जगह आपके देखा होगा कि एल्यूमिनियम के टीन, जिसे टीन देखा होगा, टीन सेट, जब घरों में टीन सेट कराए जाते हैं तो टीन वो भी मेटल है। एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, जो आपके घर में यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं खाना बनाने वगैरह के लिए, तो वो क्या है, एल्यूमिनियम के होते हैं। कॉपर वायर आपने देखा होगा, ये सब आपके क्या है, कॉपर वायर, ये सब क्या है, मेटल ही तो है। और ये सब किस स्टेट में होती है, सॉलिड में। लेकिन कुछ ऐसी है जो आपकी लिक्विड में होती है, वो होती है मरकरी। मरकरी आपने कहाँ देखा है, आपके घरों में अगर थर्मोमीटर हो, तो थर्मोमीटर, जो पुराने थर्मामीटर होते थे, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मामीटर आने लग गए, लेकिन जो पुराने थर्मामीटर होते थे उनमें एक सबसे मतलब टाइप का आपके अंदर एक पदार्थ भरा होता था, उसे मरकरी कहा जाता है, पारा, जिसे हम क्या कहते हैं, पारा। ठीक है, तो आपके घरों में देख होता हो, पहले थर्मामीटर जो यूज, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आ गए क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है। ठीक है, लेकिन जो पहले आते थे उनमें पारा आता था। ठीक है,
तो पारा आपने देखा होगा, तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, जनरली किसमें होता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। तो इस तरीके से आप मेटल और नॉन मेटल को समझ सकते हैं। और एक चीज याद रखना, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेवोइजर, जो आपके जिनको क्या कहा गया है, केमिस्ट्री के पिता, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल में एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया था, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कुछ और चीजों की, जैसे कि, और आपके इसमें एक नॉन मेटल की टेबल भी दी गई है, और दूसरी बात वहां पर आप देखोगे आपको सिंबल और फिजिकल स्टेट दी गई है, ठीक है। ये याद रखना, आप जैसे आपने लिखा ऑल मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, नॉन मेटल एग्जिस्ट, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में आपको नॉन मेटल्स एग्जिस्ट मिलेगा, ठीक है। नॉन मेटल्स तीनों में आपको मिलेगा, क्लियर है, समझ में आई बात। तो और नॉर्मली कितने नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, अगर आपको देखना है तो जो सॉलिड में होती है नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं, तो सॉलिड जो होती है वो अराउंड 10 नॉन मेटल सॉलिड होती है, और लिक्विड में सिर्फ एक होती है जो कि ब्रोमीन है, वो आप देख पाओगे आपकी बुक में दिया हुआ है, सिर्फ ब्रोमीन ही लिक्विड में होती है, सॉलिड 10 नॉन मेटल्स होती है, और गैस में होती है 11 नॉन मेटल्स, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया है, लिक्विड में सिर्फ ब्रोमीन है, तो ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट, तो विचार जो क्या होगी, ब्रोमीन होगी, ठीक है। अब आते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे, ठीक है। ये तो आपकी क्या थी, नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन था कि मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो इसका पहला जो पार्ट है वो है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जनरली जो मेटल्स होती है वो आपकी हीट की गुड कंडक्टर होती है, ठीक है। तो इसमें जो पहला पार्ट है इसका वो है मेटल्स आर, और एक हाँ आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है मेटल और नॉन मेटल्स की सिंबल के साथ में, तो प्लीज़ उन्हें लर्न करें कि कौन कौन सी मेटल हैं, जो कुछ मेटल्स के नाम दिए गए हैं, कुछ 20 अराउंड मेटल्स हैं, और 18 जो है वो नॉन मेटल्स आपको दी गई है बुक में, एक बार उन्हें पढ़ें और लर्न करें, ठीक है। तो पहला अपना आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो जैसे कि आपने कुछ चीज़ें देखी होगी, आपके जैसे आपने एक टेबल बनाई, जैसे एक एक्टिविटी दी गई है बुक में, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, कोल पीस, सनस्टोन पीस, पेंसिल, लेड, ये आपको दिया गया है। अब आपसे बोला गया है ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन हैमरिंग विद रेस्पेक्ट टू चेंज इट्स शेप। तो अब इसमें क्या करना है, तो ठीक है मारना है, तो ठीक है। तो मेलेबिलिटी क्या होती है कि अपन इनकी शेप, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, इनकी शेप क्या होगी, चेंज होगी इसको पीटने के बाद। लेकिन कुछ ऐसे इसमें एलिमेंट, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है जिनको अपन अगर तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे कि अगर आप स्टोन को हैमर से बीटोगे तो वो क्या होंगे, टूट जाएंगे, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन एक ऑब्जर्वेशन और एक डिडक्शन है। तो सबसे पहले आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपने देखा होगा कि जो मेटल्स हैं उनमें जो मेटल्स हैं आपके पास में, तो काफ़ी मेटल्स ऐसी होती है जो हीट की गुड कंडक्टर होती है। जैसे कि अपन ने देखा होगा कि कुछ बर्तन, लोहे के जो बर्तन होते हैं उस पर अपन क्या करते हैं, कॉपर की कोटिंग, ठीक है। क्योंकि कॉपर की कोटिंग करने से क्या होगा, क्योंकि कॉपर और सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जनरली मेटल्स में अगर देखें तो सिल्वर एंड कॉपर की अगर अपन बात करें आर
बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जो आपके पास में, एक मिनट, आपके पास में कुछ मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो अब ये जो है ये मेटल्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि अपन ने देखा होगा कॉपर के यूटेंसिल्स अपन यूज करते हैं, स्टील के भी आप यूज करते हो। स्टील क्या होती है, एक अलॉय होती है। ठीक है, मेटल नहीं, अलॉय है। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ, मतलब कई सारी धातुओं को मिश्रण करके एक नई धातु बनाई जाती है, नई प्रकार का मटेरियल तैयार किया जाता है, उसे अलॉय कहते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस, मतलब समांगी जो मिश्रण होगा जिसका मेटल्स का, उसको अलॉय। तो स्टील एक अलॉय है। तो कॉपर, सिल्वर, ये क्या है, मेटल्स है। तो आप जनरली आप देखते हो कि आपके घर में जो बर्तन यूज करते हैं वो कॉपर और सिल्वर के यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि हीट वहाँ होगा। अब कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जो जिसके अंदर से ऊष्मा का प्रवाह हो सके। आप किसी कंडक्टर ऑफ हीट को बात क्या मतलब क्या है कि किसी भी जो बर्तन है या जो भी चीज़ है आपके पास में, उसके अंदर से क्या हो सके, ऊष्मा का प्रवाह हो सके, वो ना जले, लेकिन उसमें अगर कुछ चीज़ रखी, जैसे आप स्टील की भगोनी में दूध गर्म करते हैं तो दूध गर्म हो जाता है, तो वो क्या कर रहा है, अब वो थोड़ी ना भगोनी, तो मतलब ऐसे थोड़ा ना वो जल गया हो, नहीं, वो तो है। तो उसके अंदर से क्या हो, हीट का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह हो सके, उसे बोलते हैं हीट ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, आपके अच्छे से ऊष्मा का प्रवाह कर सकते हैं अपने अंदर से। ठीक है, तो अब लेकिन जबकि कुछ मेटल्स हैं जैसे कि लेड एंड मरकरी, ये दोनों क्या है, ये दोनों है बेड कंडक्टर। दोनों मेटल है लेकिन क्या है, फिर भी बेड कंडक्टर है। ठीक है, मतलब इन्हें हम यूज नहीं कर सकते एज ए, किसी भी चीज को अपन अगर गर्म करना है तो इनके बर्तन या यूटेंसिल्स को हम यूज नहीं कर सकते हमारी रसोई घर में। ठीक है, तीसरी चीज इसी में एक और चीज आती है। ठीक है, देखो अब जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होंगे उनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। जो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं गलनांक, क्या बोलते हैं, गलनांक। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर या वह तापमान जहां पर कोई भी ठोस चीज या ठोस वस्तु किसमें बदल जाए, द्रव में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब परिवर्तित हो जाए, उस टेम्परेचर पे उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बर्फ की बात करूं, ठीक है, तो बर्फ आपका पानी में परिवर्तित हो जाता है कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो बर्फ का अगर गलनांक पूछा जाए, पानी का गलनांक पूछा जाए, तो कितना होगा आपका, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब बर्फ का, आइस का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखना, ऐसे इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो दैट टेम्परेचर वेयर solid convert into liquid। ठीक है, तो उसमें पे क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो अब अगला चीज आती है, तो ये पहला हुआ। तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, जो आपकी हाइट, क्योंकि आप गर्म करोगे, गर्म करने पे क्या होगा, ये वो पिघलने लगेगा। तो अगर वो पिघल गया जल्दी तो फिर वो किस काम का हमारे, तो पिघलना नहीं चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होनी चाहिए, हाई। दूसरा आता है, दूसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, मतलब विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक मतलब जैसे कि विद्युत धारा को जो अपने अंदर प्रवाह करने दे सके, मतलब जिसके जैसे
मेटल्स वो होती है जिनके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मोस्ट ऑफ आप मेटल्स जो होती है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमारे घरों में जनरली जो वायर यूज किया जाता है, कॉपर का वायर यूज करते हैं अपन, जहाँ पर जो जितनी भी आपके जनरली जो जितनी भी वायरिंग होती है घर में, उसमें कॉपर का वायर यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉपर के वायर से इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कॉपर एक मेटल है तो उससे क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है। जबकि आपकी जो बिस्मथ होता है, बिस्मथ एक मेटल है, बिस्मथ क्या है, मेटल। ये क्या है, बेड कंडक्टर, बेड कंडक्टर, मतलब इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। बिस्मथ जो है वो बेड कंडक्टर है। जबकि अगर अपन बात करें सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर से आसानी से इजीली फ्लो करे उसे अपन बोलते हैं अच्छा कंडक्टर, अच्छा चालक, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि हमें पता है गोल्ड और सिल्वर काफ़ी महंगा है, तो हम इसे वायर के रूप में तो यूज कर नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं फिर, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको मोर डक्टाइल, मतलब ये एक्सपेंसिव भी होगा और मोर डक्टाइल भी होगा, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि ये ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब इसको थिन वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अधिक डक्टाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला वायर बन जाएगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो अपन क्या करते हैं, इसकी जगह अपन क्या यूज़ करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर की जगह अपन क्या करते हैं, मेकिंग कॉन्टेक्ट पॉइंट्स इन द स्विचेस एंड इलेक्ट्रिक वायर्स, कॉपर वायर्स आर यूज फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए अपन क्या करते हैं कि जो आपके कॉन्टेक्ट पॉइंट है, सिल्वर आर नॉट यूजिंग फॉर मेकिंग वायर्स, हाउएवर जो गोल्ड और सिल्वर, जनरली जो सिल्वर के हैं, सिल्वर है इसका और कॉपर का, जनरली आप किसका यूज करते हो, कॉपर वायर का, किसका यूज करते हैं अपन, कॉपर वायर्स, ठीक है। क्योंकि बहुत महंगे हैं, तो बहुत महंगे हैं, तो अब आपको पता है अभी गोल्ड का अगर भाव देखोगे तो 50,000 पर 10 ग्राम है, और सिल्वर भी 60,000 पर केजी कुछ जा रहा है, इसका मतलब बहुत महंगा है। अब इसका एक वायर बनाओगे तो घर से पहले तो वायर ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली किसका यूज करते हैं, कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर्स आर यूज्ड फॉर कैरी इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर है, इलेक्ट्रिक इस तरीके, ठीक है। क्योंकि सिल्वर और गोल्ड काफ़ी महंगा होता है, इसलिए हम जनरली उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे आता है कि जैसे थर्ड पॉइंट है, मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स जो आपकी मेटल्स होती है वो मेलेबल होती है। मेलेबल का मतलब क्या है, आर मेलेबल। अगर मैं मेलेबल का मतलब बोलूं तो मेलेबल का मतलब है आप जो मेटल्स है उसको आप इंटू बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट, मतलब पतली पन्नी की तरह। जैसे आपने देखा होगा चांदी का वर्क आता है अपने घर में, यहाँ पर कई बार यूज करते हैं ना, पूजा वगैरह में चांदी का वर्क बोलते हैं ना, चांदी का वर्क ले आना, या जैसे कि आप यूज करते हो कि काफ़ी ज़्यादा टीन सेट यूज किए जाते हैं, तो आप उसको बिल्कुल पतली पन्नी में उसको क्या कर सकते हो, बीट करके, मतलब पीट करके, किसी भी जो चीज़ आती है उसे पीट करके आप उसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन सेट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल देखें तो गोल्ड और सिल्वर हाईली मेलेबल मेटल्स एंड दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थीन फॉइल्स। इनकी पतली पतली फॉइल्स बनती है, जिसे मैंने बोला चांदी का वर्क। घर में काफ़ी मम्मी पापा से पूछना, पापा चांदी का वर्क क्या होता है, तो आपको बताएंगे ये चांदी का वर्क है। तो चांदी का वर्क जो होता है तो एक पतली पन्नी होती है सिल्वर की, मतलब चांदी की, सिल्वर मतलब चांदी की,
तो उसको अपन ने थिन शीट में कैसे कन्वर्ट किया, तो उसकी मतलब आप मेटल को प्रॉपर बीट करके इस तरीके से कर सकते हो, इसलिए तो किया। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि मेटल्स क्या होती है, मेलेबल होती है, मतलब उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो बीट करके। ठीक है, ठीक है। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर जो होती है, गोल्ड एंड सिल्वर हाईली मेलेबल। ठीक है। फोर्थ है मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इनको थीन वायर में, पतले वायर्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेटल्स आर जनरली डक्टाइल होती है। ठीक है, दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एटसेट्रा, दे आर नो डक्टाइल। कुछ जैसे इसके एक्सेप्शन याद रखना। एक्सेप्शन मतलब जो अपवाद होते हैं, अपवाद का मतलब जो आप जैसे का देखा होगा, नॉर्मली इंसान की उंगलियां कितनी होती है, 5 हाथ में 5 फिंगर्स और एक आपका थंब होता है। ठीक है, जनरली ये होता है, लेकिन किसी के 6 होता है, तो अपन बोलते हैं ना एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसके 6 हैं। तो इस तरीके से एक्सेप्शन होते हैं, मतलब जो इसको फॉलो ना करे। तो कौन कौन से, जैसे कि एक्सेप्शन क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, आर्सेनिक, गैलियम, मरकरी, एंटीमनी, मरकरी एटसेट्रा। ये सब क्या है, आपकी एक्सेप्शन है, जो डक्टाइल नहीं होती है। लेकिन मेटल्स बाय विच दे ड्रोन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो डक्टिलिटी क्या है, कि एक मेटल की प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा आप उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, अब जनरली कौन ज़्यादा होता है, तो गोल्ड, सिल्वर एंड टंगस्टन एंड टंगस्टन आर हाईली डक्टाइल मेटल्स। ठीक है, तो जैसे एक वायर को आप अगर देखा जाए, तो आप 2 किलोमीटर लेंथ के गोल्ड का एक वायर बना सकते हो। ठीक है, 2 किलोमीटर लेंथ का। तो ये, लेकिन ये हाई बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए हम जनरली वायर इसके बनाने की, कॉपर के वायर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो इसलिए हम इसके बनाते ही नहीं है, लेकिन जनरली आप बना सकते हो। टंगस्टन के वायर यूज़ करते हैं, फिलामेंट में टंगस्टन यूज़ होता है। जैसे जितने भी आपके जो लट्टू होते हैं ना, लट्टू, उसमें टंगस्टन के फिलामेंट्स यूज़ होते हैं। वायर जो होते हैं ना टंगस्टन, वो टंगस्टन के होते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ है आपका मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब अगर आप किसी हैमर से इसको पीटो तो एक आवाज़ निकालती है, साउंड करती है। जो आपने स्कूल वगैरह में जो घंटी लगी होती है, वो मेटल्स की बनी होती है, क्योंकि आप जैसे उसको किसी हैमर से या किसी भी चीज़ से आप लकड़ी या किसी से पीटते हो, तो वो एक साउंड करता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, मेटल्स जो सोनोरस के लिए, तो सोनोरस क्या होती है कि आपकी मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेटल्स जो होती है वो प्रोड्यूस साउंड when hit by an object। जैसे स्कूल में रिंग, जो घंटी बनी होती है ना आपकी, रिंग जो होती है वो इसकी बनी होती है। ठीक है, तो दे आर यूज्ड इन बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रम्स वगैरह आपने देखे होंगे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ड्रम्स वगैरह, तो मेटल्स के बने होते हैं। तो जैसे आप उनको पीटते हो तो एक साउंड निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है,
6 है, मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स क्या होती है, लस्टरस होती है, मेटल्स आर लस्टरस। ठीक है, लस्टरस का मतलब क्या है कि फ्रेशली कट मेटल हैव ए ब्राइट मेटेलिक लस्टर। ठीक है, मतलब लस्टर का मतलब क्या होता है कि मेटल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट ब्राइटली एंड दे टेक पॉलिश इजीली। ठीक है, आप पॉलिश कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने अगर फ्रेशली मेटल है तो वो क्या करती है, ब्राइट सरफेस जो होती है उसकी क्या होती है, चमकती है, सरफेस क्या होती है, चमकती है, शाइन करती है। तो मेटल्स क्या होती है, लस्टरस होती है, लेकिन सभी मेटल्स लस्टर नहीं होती। ठीक है, तो लस्टरस का मतलब क्या है, मेटल्स सरफेस reflect light brightly, reflect light brightly reflect light brightly and they take and they take and they take polish easily। मतलब हम उसमें पॉलिश कर सकते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह है तो गोल्ड शाइन करता है ना, और उसमें फिर पॉलिश करा लेते हैं। जैसे वो ब्लैक वो कुछ होता है, ब्लैक हो जाता है तो उसमें क्या होता है, पॉलिश करा लेते हैं, पॉलिश कराते फिर वो चमकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको देखा होगा काफ़ी बार आप प्योर गोल्ड ना ला के कुछ लोग जैसे ठगी का काम करते हैं, ठग लेते हैं हमें, मतलब गलत चीज़ दे देते हैं, तो वो चीज़ें होती है, तो पॉलिश करके उसको बेच देते हैं, बोलते हैं सोने का है, वो वास्तव में सोने का नहीं होता। ठीक है, इसलिए 7 है, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। ठीक है, जैसे कि मेटल्स कैन नॉट बी कट इजीली, मेटल्स कैन नॉट बी कट इजीली, लेकिन कुछ मेटल है जो आप काट सकते हो, कैन नॉट बी कट इजीली, इजीली। ठीक है, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट एनफ टू बी कट विद ए नाइफ। ठीक है, जो दो मेटल होती है आपका जो एक्सेप्शन है, बट जो सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम एंड पोटेशियम, sodium and potassium are soft enough, are soft enough and 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 to be cut easily, and to be cut with knife। ठीक है, अब जैसे और बाकी होती है, इवन कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड स्टार्ट नॉट वेरी हार्ड, मरकरी इज ए लिक्विड मेटल, और एक एक्सेप्शन है, मरकरी जो है वो क्या है, लिक्विड मेटल है, मरकरी इज ए लिक्विड। ठीक है, मेटल ये होने में तो सॉलिड फेज में ही होती है, लेकिन ये तो लिक्विड में ही है, तो सॉलिड, लेकिन ये सॉफ्ट होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं, आप देखोगे तो रबड़ भी सॉलिड है, होने में तो रबड़ भी सॉलिड है ना, लेकिन आप क्या है, वो सॉफ्ट है, तो इसी तरीके से ये सॉफ्ट होती है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इसलिए अपन इनको चक्कू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अगला है मेल्टिंग, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है मेटल्स हैव, जनरली अगला पॉइंट है, यहाँ लिख रहा हूँ 8 और, metals have high melting point, high melting point। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मैंने समझा दिया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि दैट टेम्परेचर जो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट।
तो अगर अपन लिखें तो दैट टेम्परेचर या पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, वहाँ मैंने एक सिंपल डेफिनेशन बताई थी, यहाँ मैं पूरा बता रहा हूँ। दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर on which any substance starts melting from solid state to liquid state, solid state to liquid state, solid state to liquid state, ठीक है, is called the melting point of that substance, is called the melting point of that substance, मतलब क्लियर है। देखो क्या कह रहा है, जैसे मैंने सिंपल सी चीज बोली, आपके पास में आइस है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में, ठीक है। तो ये कितने टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं मेल्ट होना। यहाँ पर प्रोसेस है मेल्ट होना, पिघलना, ठीक है। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं, आइस मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो जाता है आइस, या इसको बोल सकते हैं अपन 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, या आप क्या बोल सकते हो उसको, ये यूनिट है टेम्परेचर की, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ठीक है, या 273 केल्विन। तो क्या तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है उसके जो यूनिट मात्रक होते हैं वो डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट हुआ। तो अब देखो यही बात है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं हैव बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मेटल्स जनरली हाई, क्योंकि हार्ड होती है, हमने पढ़ा हार्ड, तो कोई चीज हार्ड होगी तो उसको मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हार्डनेस, ठीक है। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, मतलब उनके हार्डनेस की वजह से वो मेटल क्या होती है आपकी, इसलिए अपन बोलते हैं कि मेटल की जनरली, जैसे आयरन होता है, सबसे ज्यादा आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट MP ऐसे लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, और आयरन का वो होता है 1593 डिग्री सेल्सियस, काफी ज्यादा है ना, ठीक है। और गैलियम एक एक्सेप्शन है, जो टू दिस विच मेटल के इवन व्हेन केप्ट ऑन, हथेली पर रखते ही क्या हो जाएगी, ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गैलियम क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, आयरन का 1593 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इतना टेम्परेचर लाओगे तब जाके आयरन क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। इसलिए अपन बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होता है, लेकिन गैलियम क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन याद रखना, किसी भी चीज का अपवाद याद रखो, ज्यादा अच्छा है, पूछा अपवाद ही जाता है, गैलियम, ठीक है, इसका सिंबल होता है Ga, ठीक है, इस तरीके से, है ना, यहां तक क्लियर है, चलो फिर आगे, ठीक है। तो अब कुछ एक्सेप्शन और हैं, जैसे कि एक्सेप्शन याद रखना, अलग से लिखा देता हूं मैं, एक्सेप्शन में आपके लिखे हुए, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जिंक एंड मरकरी आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल, मतलब जिंक एंड मरकरी ये दोनों ही क्या है, नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल, ठीक
ठीक है, पहला। दूसरा है सोडियम और लाइटर देन वाटर। वाटर से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। मतलब सोडियम और हल्के का मतलब ये पानी पर फ्लोट, मतलब तैर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, फ्लोट। जैसे कि आपने देखा होगा पत्थर को अगर आप पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन जैसे कि आप अगर किसी हल्के चीज़, जैसे फोम है आपके पास में, जो फोम आता है उसको डालोगे तो वो तैरता है। तो वैसे ही सोडियम और पोटेशियम पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए वो पानी पर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं ऊपर। ठीक है, क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर, आर लाइटर देन वाटर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब लाइटर देन का मतलब हल्के होते हैं, पानी से हल्के होते हैं। और इसका मतलब किस रेस्पेक्ट में है, डेंसिटी के रेस्पेक्ट। मतलब अगर मैं बोलूँ तो सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं। अगर बारी होगी ना तो अंदर डूब जाएगी। तो अगर कोई चीज़ फ्लोट करेगी तो उसका मतलब वो उससे हल्की है। जैसे कि आप अपने घर में एक एग्जाम्पल कर सकते हो। आप एक काम करना, ऑयल होता है, ऑयल, घर में तेल होगा, तेल को आप पानी के अंदर मिलाना, तो देखना तेल ऊपर तैरेगा पानी के। तो क्यों, क्योंकि तेल की जो डेंसिटी है वो क्या है, मतलब हल्का है तेल पानी से। जो चीज़ भारी होगी वो डूब जाएगी, जो हल्की होगी वो ऊपर तैरेगी। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड मेटल्स की बात की। उसमें अपन ने कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, और आपका हार्डनेस मतलब हार्ड, और आपका उसके अलावा अपन ने क्या डिस्कस किया, मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और उसके अलावा अपन ने एक और चीज़ डिस्कस की थी, उसकी क्या थी, मेटल्स आर लस्टरस, मतलब शाइनिंग क्या होती है, सरफेस होती है। मतलब जो उसका वो कहते हैं ना, एक किसी का फेस देखते हैं, अरे यार ये तो ब्राइट कर रहा है, देखते हैं ना, वैसे ही उसकी क्या होती है, शाइनिंग होती है। तो ये सब आपने आज डिस्कस किया। तो आप एक बार अपनी बुक से पढ़िएगा और एक्टिविटी ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़, टेबल ज़रूर याद पढ़ लेना, लिख लेना, ये टेबल नोट करनी है। टेबल नंबर 4.2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लीज़ नोट टेबल 4.2 एंड 4.3, सॉरी 4.3 एंड 4.2, ये दोनों टेबल आपको नोट करनी। ठीक है, ओके। आज का जो टॉपिक है वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ के उसकी डिस्कस की थी मेटल की। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की जब हमने बात की थी तो हमने बोला था कि मेटल डक्टाइल होती है, हीट की एक गुड कंडक्टर होती है, और इधर से हमने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, लेकिन कुछ मेटल बेड कंडक्टर। एक्सेप्शन हर जगह मिलेंगे आपको, ठीक है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा मत सोचना अपवाद होता है ना, हर जगह एक अपवाद होता ही है, आप कहीं भी जाओ, ठीक है ना। तो जैसे कि ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन अपवाद है क्योंकि उसकी 6 उंगलियां हैं हाथ में, मतलब 6 फिंगर्स है ना, तो इसलिए। तो अपवाद, एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे अपन आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की, ठीक है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की बात करूं तो पहला आता है फिजिकल स्टेट। देखो फिजिकल स्टेट क्या होती है, किसी की भी भौतिक अवस्था का मतलब क्या है। हमने 3 फिजिकल स्टेट के बारे में सुना होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो वैसे ही फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि उसकी भौतिक अवस्था क्या है, वो गैस है, द्रव है या ठोस है। तो इसकी हम बात करेंगे कि नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है। जनरली हमने मेटल्स में पढ़ा था कि उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है, मतलब हार्ड होते हैं, मतलब सॉलिड होती है। लेकिन जैसे मरकरी लिक्विड होती है, गैलियम लिक्विड होती है। गैलियम तो यहाँ तक कि अगर आप हथेली पर लोगे तो वैसे ही पिघल जाएगा। तो मतलब ये है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट हमने कल पढ़ा था, गलनांक, मतलब वह तापमान जिस पर कोई चीज गल जाए, ठीक है, पूर्णतः उसको अपन क्या बोलेंगे, गलनांक उसका, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं अपन फिजिकल स्टेट की। तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। मतलब जो नॉन, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर नॉन मेटल की बात करूं
तो नॉन मेटल में से अगर आप देखोगे 10 एलिमेंट सॉलिड होते हैं। 10 एलिमेंट्स किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, एक लिक्विड में होता है, एक एलिमेंट जो होता है वो लिक्विड में होता है। वो कौन सा है आपका एलिमेंट जो होता है? एक एलिमेंट जो होता है, वन एलिमेंट आपका क्या होता है? लिक्विड में होता है। ठीक है, इसमें होता है लिक्विड में, वन एलिमेंट लिक्विड, और उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, और कुछ 11 अराउंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? 11 अराउंड जो एलिमेंट्स होते हैं, 11 जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपका गैस स्टेट में होते हैं, मतलब गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका एलिमेंट्स है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट, तो इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल जनरली जो आपकी तीनों फिजिकल स्टेट है उसमें होता है। ठीक है, दे आर सॉलिड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, जैसे कि अगर सॉलिड नॉन मेटल्स की बात करूं, सॉलिड नॉन मेटल्स की अगर अपन बात करें तो जैसे कि सॉलिड नॉन मेटल्स अगर आप देखेंगे तो कार्बन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। और अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूं नॉन मेटल की, तो आपने देखा होगा ऑक्सीजन गैस जो जनरली हम सुनते हैं, ऑक्सीजन, आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब गैस क्या होती है आपकी? ये सब गैस है। ठीक है, तो ये सब किस में मिलती है? गैसियस स्टेट में मिलती है। कार्बन आपका जो होता है जनरली कोल, कोयला आपने देखा होगा। ठीक है, आपने डायमंड देखा होगा और आपने ग्रेफाइट देखा होगा। जो पेंसिल होती है ना हमारी, जो ब्लैक होता है पेंसिल में, जो ब्लैक ब्लैक होता है वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से ये गैसियस और फिजिकल स्टेट में होती है। और लिक्विड नॉन मेटल्स और कौन सी गैसियस है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन, सब क्या है? गैसियस स्टेट में होती है। ठीक है, तो ये आपका हुआ फिजिकल स्टेट। सेकंड आपका आता है फिजिकल स्टेट के बाद में लस्चर। ठीक है, तो लस्चर क्या होता है? ऑल द वेरी डल लस्चर। इनकी क्या होती है? डल, मतलब साइन नहीं करती। जैसे मेटल साइन करती है ना, गोल्ड वगैरह साइन करता है, सिल्वर साइन करती है, तो इनकी कैसी होती है? डल लस्चर होती है, मतलब इनकी साइनिंग नहीं करती। मतलब वेराइटी ऑफ कलर्स, जैसे एक्सेप्ट आयोडीन, क्लोरीन इज येलो से ग्रीन इन कलर, फॉस्फोरस इज रेड और वाइट इज कलर। तो मतलब रेड और वाइट कलर में मतलब एक कलरफुल होते हैं, कलर्ड होता है, लेकिन वाइट शाइनिंग नहीं होती। सिल्वरी वाइट जिसे पंगे शाइनिंग जिसे कहते हैं, ये अलग अलग कलर में होते हैं। ठीक है, जैसे आयोडीन तो आपको काफी यूज भी करते हो, आयोडीन आप जनरली हम बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक, तो उस तरीके से। ठीक है, तो ये सब क्या है आपकी? लस्चरस मतलब कलरलेस। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या है? कलरलेस गैसेस है, मतलब इनकी कलर नहीं होता है। जबकि क्लोरीन कलर में होती है, क्लोरीन गैस क्या होती है? कलर में होती है। और आपका फोस्फोरस जो होता है वो रेड और व्हाइट फोस्फोरस में मिलता है। आप जब पढ़ोगे आगे बड़ी क्लास में जाके तो आप देखोगे फोस्फोरस के मतलब दो टाइप से मिलता है, एक तो रेड फोस्फोरस, एक व्हाइट फोस्फोरस। ठीक है, तो ये सब, तो लस्टर क्या होता है? डल होता है। थर्ड है आपका मतलब शाइन नहीं करती। मेल्टिंग पॉइंट्स, तो इनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स, तो इनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि सल्फर मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट
and boiling point low melting point and boiling point, low melting point and boiling point due to weak force of attraction between their molecule। ठीक है, जैसे कि इसने बता रखा है सल्फर का 1.9 डिग्री से सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो फोर्स, देखो आप ऐसा थोड़ी ना है कि पानी के एक मॉलिक्यूल को गर्म करोगे, आप पूरे पानी को गर्म करोगे ना, तो पानी में क्या होता है भाई, एक पानी जो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल है H2O जो होता है, जल का जो सूत्र होता है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो ये मॉलिक्यूल, ये इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, दूसरे H2O मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा। तो इसको बॉन्ड को, जो ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये जितना वीक होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब ये आसानी से टूट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से सोचो कि आपने क्या किया, दो दोस्त फ्रेंड है, उनमें अच्छी दोस्ती है, ठीक है, फ्रेंडशिप अच्छी है, तो उनको, उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना क्या होगा, हमें उतना ही पावर देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर दो दोस्त है, उनके बीच में क्या है, फ्रेंडशिप तो है लेकिन नॉर्मल है, मतलब हाय हेलो सिर्फ इतना है, तो उनको तोड़ने में क्या होगा, इजी होगा, मतलब आसानी से फ्रेंडशिप तोड़ सकते हो। उसी तरीके से होता है कि नॉन मेटल में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल जो होता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, वीक होता है, तो इस वजह से वो आसानी से टूट जाते हैं, ये बात। और मेटल में क्या होता है, ये मतलब पावर होती है, मतलब अच्छी दोस्ती होती है ना, तो वो आसानी से नहीं टूटती। ठीक है, फोर्थ है आपकी मैलेबिलिटी, तो ये क्या होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, मतलब आप इनको थीन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ये याद रखना, ये नॉन मेलेबल होते हैं। ठीक है, फिफ्थ है आपकी डक्टिलिटी, तो वही बात, नॉन डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल। और कुछ मेटल ऐसी भी है जो डक्टाइल, नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल भी होती है, कुछ मेटल्स भी है, याद है ना, जिंक और मरकरी नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल होती है। ठीक है, लेकिन वो मेटल है, नॉन मेटल नहीं है, याद रखना। ठीक है, सिक्स है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, देखो ये जनरली नॉन बैड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप सबने देखा होगा, क्या आप लकड़ी के अंदर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा सकते हो क्या? आप लकड़ी लगा दो, क्या उसके अंदर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो दैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, और वो सबसे अच्छा एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, जो आपकी पेंसिल में जो ब्लैक ग्रेफाइट आता है, उसका ब्लैक ग्रेफाइट होता है वो, ठीक है, जो आपकी पेंसिल में यूज करते हो आप लिखने के लिए, तो वो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, आपका कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, ग्रेफाइट होने में तो नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है, कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कभी भी आप घर में, अगर आपने देखा होगा जनरली 9th या 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सावधानी से करें। एक बकेट में पानी लें, ठीक है, बकेट में पानी ले करके उसमें 2 पेंसिल ले लें, एक तरफ एक पेंसिल, दूसरी तरफ एक पेंसिल, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दें। ठीक है, आपके घर में बैटरी होगी, उस बैटरी से कनेक्ट कर दें। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि एक जगह आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। तो पॉप साउंड का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई गैस पॉप साउंड दे रही है, मतलब कोई भी कहीं भी अगर इजेक्ट हो रहा है, पॉप साउंड आ रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप ग्रेफाइट, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती तो हाइड्रोजन
जाती ही नहीं, क्योंकि आपके पेंसिल जुड़ी हुई है ना बैटरी से। तो अब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा रही है, पानी तक, तो कैसे जा रही है, वाया ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपका इज ए गुड कंडक्टर, और जनरली ग्रेफाइट को आप काफी जगह यूज भी करते हो, काफी चीज, जैसे आपने देखा होगा आपके जो सेल आते हैं, सेल में भी आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का यूज करते हो, वहां पर भी आप काफी जगह ग्रेफाइट का यूज करते हो, ठीक है। तो ग्रेफाइट आपका बहुत मोस्टली यूज आता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना कि ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट इट इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है जबकि, ठीक है, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर, वाई इट इज ए नॉन मेटल, मतलब ये नॉन मेटल है फिर भी ये अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। अगला आता है नेक्स्ट, सेवंथ है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब जो कितना हार्ड है, ठीक है। तो ये जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड आपकी बहुत हार्ड मतलब नॉन मेटल है। डायमंड जो है वो एक तरीके से कार्बन से ही बना होता है। तो जो डायमंड है, जो आप काफी जगह आपको पता है, हीरा जिसे हिंदी में कहते हैं हीरा, ठीक है, ये वो क्या कहते हैं, उस मूवी का हीरा नहीं है, ये रियल में हीरा है, ठीक है ना। तो हीरा, डायमंड, तो डायमंड जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि डायमंड क्या है, बहुत हार्ड नॉन मेटल है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। एट्थ आता है आपका सोनोरस। सोनोरस का मतलब घंटी याद करो, जैसे सोनोरस आ जाए मतलब बेल, आपके स्कूल की बेल बजनी। तो बेल क्या होती है, मेटल की बनी होती है। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी हार्ड या किसी हैमर या किसी भी चीज से उसको पीटेंगे तो वो एक साउंड करेगा, तो उसको बोलते हैं सोनोरिटी, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ये क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल हो गई, जिसमें दो एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखने हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड, विच आर, जो ग्रेफाइट और डायमंड है वो आपके क्या है, ग्रेफाइट तो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 1500 अराउंड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट हो गया कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल में कुछ याद नहीं रखना, आपको क्या करना है, एक डिफ्रेंशिएशन की तरीके से याद रखना है। जैसे कि जैसे अपन बोले मेलेबल, तो मेटल्स आर मेलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। बोले डक्टाइल, तो मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। इस तरीके से आप याद करोगे, ठीक है। आप हमेशा इसको एक डिफरेंस की तरह याद करना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो, ईजी होगा आपके लिए याद करना। तो हमेशा कोई भी, जब कोई दो चीजें आप प्रॉपर्टीज बताई जाए तो उसको डिफ्रेंशिएट करके याद किया करो। एक तरफ मेटल लिखो, एक तरफ नॉन मेटल लिखो, और उनके 5 पॉइंट्स लिख लो। 5 पॉइंट जैसे मेलेबल हो गया, डक्टाइल हो गया, सोनोरस हो गया, आपका कंडक्शन हो गया, हीट कंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो गया, हार्डनेस हो गई। तो इस तरीके से आप इनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आप सबका एक होमवर्क है, और वो क्या है, आप सब 5 मतलब राइट 5 डिफरेंस of physical properties
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब आपका काम ये है कल कि आपको 5 डिफरेंस लिखने हैं इनके, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल के, ठीक है। तो उससे ज़्यादा इजी होगा याद करना। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के जब डिफरेंस लिखोगे, जैसे मैंने बोला सोनोरस, तो नॉन मेटल नॉन सोनोरस होती है, मेटल सोनोरस होती है, तो इट इज इजी फॉर यू, ठीक है। ओके, तो अब आपका बचता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।